हरियाणा के रोहतक के जाट कॉलेज अखाड़े में कल रात करीब 8:15 बजे अंधाधुंध फायरिंग कर 5 लोगों की हत्या कर दी गई। गोली लगने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मरने वालों में जिम्नाजियम के कोच, उनकी मां, यूपी के महिला पहलवान और रेल का एक कर्मचारी शामिल है। देर रात तक पुलिस वारदात की जांच पड़ताल में जुटी थी। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक जाट कॉलेज के अखाड़े में फायरिंग हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ा। फायरिंग की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। दिल्ली के लोगों को फरवरी में ही एसी चलाने की जरूरत महसूस होने लगी। कैलेंडर के हिसाब से ये महीना जाती हुई ठंड का है, लेकिन हैरानी की बात यह कि फरवरी में गर्मी के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। और मौसम विभाग के मुताबिक फरवरी में गर्मी का पिछले 15 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। सामान्यतः 30 डिग्री दूसरे पखवाड़े में ज़्यादा संभावनाएं होती हैं और आने 2-3 दिन के बाद बात करें तो एक बार फिर ये 30 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है। इसीलिए दिल्ली की सड़कों पर अभी से लोग बिना स्वेटर और जैकेट के दिखने लगे हैं। चंद रोज पहले तक जाड़े से परेशान लोगों को गर्मी सताने लगी है। फरवरी की पहले पखवाड़े में ही तापमान 30 डिग्री को छू चुका है। ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि ये तापमान पिछले रिकॉर्ड्स को तोड़ भी सकता है। यही हाल मुंबई का है, जहां लोगों को गर्म कपड़े परेशान करने लगे हैं। पारा चढ़ने लगा तो चौपाटी पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। लोग समंदर में डुबकी लगाकर मस्ती करने लगे, नारियल पानी और बर्फ के गोले की चुस्की लेते दिखने लगे। हालांकि कामकाजी लोगों को ये गर्मी सताने लगी है। रोड पे भी चलते हैं तो बहुत ज्यादा धूप है और बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। परेशानी ये है कि अगर फरवरी में ही एसी चलाने की नौबत आ गई तो मई और जून तक मौसम का मिजाज आग लगाने वाला हो सकता है। दिल्ली एनसीआर समेत समूचा उत्तर भारत भूकंप के झटकों से कांप उठा। ये झटके रात 10:31 पर महसूस किए गए। घबराकर कई इलाकों में लोग घरों से बाहर निकल आए। भूकंप का केंद्र तजाकिस्तान था, जहां रात 10:31 पर भूकंप आया और भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.3 मापी गई है। भूकंप में किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं आई। ये अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों की, जहां पर कल रात भूकंप के झटके महसूस किए गए और लोग कांप उठे। आपको बता दें कि जो केंद्र था भूकंप का, सेंटर तजाकिस्तान था और रात 10:31 पर यह भूकंप के झटके महसूस किए। लोग घरों से बाहर निकल आए घबराकर। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि झटके कितने तेज थे, लेकिन गनीमत ये रही कि इसमें किसी भी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। ट्रक को पहले सर थोड़ा झटका लगा तो मैंने ऐसा महसूस किया शायद किसी गाड़ी ने टक्कर दी, तो थोड़ी देर में फिर खासा झटका लगा। फिर मैं परेशान हो गया। तब तक मैंने देखा यहाँ लोग भी थोड़े हलचल मची, तो तब मैंने महसूस किया कि अब जिलजिला हुआ सर। ऐसे लगा जैसे कोई कंपन सी हुई और हल्का सा सीलिंग फैन हिला और हम सब बाहर की तरफ भागे। बाहर देखा तो लोग बाहर सड़क पे आगे खड़े हो रखे थे, कोई देख रहे थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो सब आपस में ये बात करने लगे कि भूकंप आया है, भूकंप आया, और सब इस तरह शोर में। लगभग कुछ 10:30 का समय था। सामान दे रहा था, मैंने देखा कि एकदम से थोड़ा कंपन सी महसूस हुई। मैंने अपना सीलिंग फ़ैन देखा, हिल रहा था। अड़ोसी पड़ोसी मेरे सारे बाहर निकल के आ गए, तो तब मेरे को देखा, पता चला कि मैंने कहा भूकंप आया है। फीलिंग तो मेरे को भी होती कि थोड़ा झटका सा लगा था, पर घूम रहा था इसलिए मेरे को ज़्यादा फील नहीं हुआ। तो लोगों से पता लगा कि भूकंप के झटके लगे। हम खाना खा रहे थे ऊपर, वो अचानक से बोतल हिला, हम डर के बाहर आए तो बाहर देखा सब जो है भी लगी हुई है, इधर भी लगी हुई थी, तो हम बाहर आए तो सब फिर झटके महसूस हुए थे। बंगाल में लेफ्ट की ओर से बुलाए गए 12 घंटे के बंद के दौरान खूब बवाल हुआ। इस बंद में कांग्रेस ने भी लेफ्ट पार्टियों का समर्थन किया। एक दिन पहले कोलकाता में 1 मार्च के दौरान लेफ्ट के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसके विरोध में उसने अगले दिन बंद बुलाया और पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। आसनसोल में तो सड़कों पर उतरे लेफ्ट कार्यकर्ता लोगों से मारपीट करने पर उतारू दिखे। उन्होंने मोटरसाइकिल से जा रहे एक शख्स को घेर लिया और उसे मारने लगे, जिसके बाद कुछ लोग उसे बचाने आगे आए और वो जैसे तैसे वहां से निकला। जबकि उत्तर 24 परगना में लेफ्ट और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की वजह से लोगों का सड़क से आना जाना मुश्किल हो गया। वहां इन लोगों ने रास्ता ब्लॉक करने के लिए सड़क पर एक टायर जला दिया। हद तो तब हो गई जब बाजार में दुकानों को जबरदस्ती बंद करवाया जाने लगा। इतना ही नहीं, ट्रेन रोकने की कोशिश भी हुई। वहां प्रदर्शनकारी झंडे लेकर पटरियों पर खड़े होकर नारे लगाने लगे। जबकि कोलकाता में लेफ्ट के बड़े नेता सड़कों पर उतरे और उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने जो कार्रवाई की थी उसके विरोध में मार्च निकाला।
लेफ्ट पार्टीज के बंद के समर्थन में आज जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है लेफ्ट के सभी दलों के, वो कोलकाता की सड़कों पर निकले हैं। वहीं राज्य सरकार ने लेफ्ट के बंद का विरोध किया और सभी सरकारी कर्मचारियों को सख्त आदेश दिया कि वो काम पर पहुंचे, वरना उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने जहूर अहमद नाम के टीआरएफ के एक आतंकी को देर रात धर दबोचा है, जो कि हथियारों की सप्लाई लेने के लिए सांबा सेक्टर में आया हुआ था। जहूर पर पिछले साल कुलगाम में बीजेपी के 3 नेताओं और एक पुलिस वाले की हत्या का आरोप है। लश्कर से जुड़ा आतंकी संगठन टीआरएफ में जहूर अब्बास शेख के बाद दूसरे नंबर का आतंकी है। दिल्ली के मंगोलपुरी में हुई रिंकू शर्मा नाम के लड़के की हत्या पर बड़ा सियासी बवाल छिड़ गया। भव्य राम मंदिर के लिए चंदा जुटाने के मकसद से रिंकू शर्मा ने कुछ महीने पहले एक यात्रा निकाली और परिवार का दावा है कि मोहल्ले के कुछ लड़कों की उसी वक्त से रिंकू से अनबन शुरू हो गई थी। लेकिन 10 और 11 फरवरी की दरमियानी रात ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि रिंकू शर्मा की जान चली गई। बड़ी संख्या में हमलावर रिंकू के घर में दाखिल हुए और पूरे परिवार को मारने की कोशिश की। रिंकू की मां का दावा है कि घर में रखे एक गैस सिलेंडर को आग लगाने की भी कोशिश हुई, जिसका एक मोबाइल वीडियो भी सामने आया। वीडियो में रिंकू की मां हमलावरों से सिलेंडर छीनती हुई दिखी। हम 5 को मारने आए थे, सिलेंडर तक खोला मेरे घर का, वो तो मैंने खींच लिया। घर में मचे हंगामे के इस वीडियो में डंडे पकड़े कई आरोपियों के चेहरे साफ दिखे। अचानक एक लड़का हाथ में चाकू लेकर रिंकू की तरफ जाता दिखा। रिंकू की मां ने उसके हाथ में चाकू देखते ही उसे अपनी तरफ खींचा, लेकिन खुद को छुड़ाकर वो आगे चला गया। हमलावरों की तादाद कितनी थी, इसका अंदाजा घर के पास की गलियों में लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग से लगाया जा सकता है। गलियों में अलग अलग जगहों पर लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग में साफ दिखा कि 10 से ज्यादा लड़के पूरी तैयारी के साथ रिंकू के घर पहुंचे थे। कई लड़कों के हाथों में बड़े बड़े डंडे दिखे और परिवार का दावा यह है कि राम भक्ति ही रिंकू शर्मा की हत्या की वजह बन गई। लेकिन हत्या की जांच कर रही दिल्ली पुलिस का दावा इससे बिल्कुल मेल नहीं खाता, क्योंकि पुलिस मानती है कि 10 फरवरी की रात को रिंकू के एक दोस्त की बर्थडे पार्टी झगड़े की वजह बनी। इस रेस्टोरेंट को लेकर इसके बंद होने के ऊपर ये झगड़े की शुरुआत हुई है। पुलिस ने अब तक हत्या के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन हत्या की वजहों पर परिवार और पुलिस की थ्योरी मेल नहीं खाती। वो राम जी को लेके, अपने हिंदू धर्म को लेके वो बहुत कट्टर थे, तो अनबन में इन्होंने धमकियां दी थी कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पीड़ित परिवार के घर पर मातम पसरा है। रिंकू की मां का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार के मुताबिक मरने से पहले भी रिंकू के मुंह से राम का नाम ही निकला था। मेरे को क्या किया, मैं यार रो रही थी, बेटा मम्मी जय श्री राम, बस मुझे इंसाफ चाहिए। रिंकू शर्मा के घर के बाहर इंसाफ की मांग करते हुए एक पोस्टर भी लगा दिया गया और दिन भर रिंकू शर्मा के घर मोहल्ले के लोगों का ही नहीं बल्कि नेताओं का जमावड़ा भी लगा रहा। मातम में डूबे परिवार को सांत्वना देने के लिए कई नेता उनके घर पहुंचे, जिनमें बीजेपी सांसद हंसराज हंस भी शामिल हैं। हंसराज हंस ने दावा किया कि पुलिस को परिवार का पक्ष सुनना चाहिए। परिवार की सबसे पहले सुनी जाएगी। बच्चा शेयर करता है आके किसी से रंजिश है क्या है। दिल्ली में बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस हत्या को राम भक्तों के खिलाफ साजिश बताते रहे। वहाँ पर राम जन्मभूमि का पूजन हुआ, उसके बाद वहाँ यात्रा निकाली गई और उसके बाद इनकी तकरार हुई। हालांकि आम आदमी पार्टी ने हत्या को सांप्रदायिक रंग न देने की अपील की। इसको कम्युनल रंग ना दिया जाए, जो भी इस हत्या के पीछे हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। रिंकू शर्मा के भाई मन्नू ने पुलिस को चिट्ठी लिखकर परिवार को सुरक्षा देने की मांग की, जिसके बाद दिन भर रिंकू के घर के पास पुलिस के जवानों की तैनाती रही। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी के मौके पर नेटवर्क 18 सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पहुंचा। इन इलाकों में बीएसएफ ने आतंकियों की साजिश को नाकाम करने के लिए काफी तैयारियां की हैं। सूत्रों के मुताबिक पहले आतंकी नाले के जरिए भारतीय सीमा में घुसपैठ करते थे, लेकिन अब अपनी रणनीति में बदलाव करके वो लोग सुरंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों के हर मंसूबों को नाकाम करने के लिए 24 घंटे मुस्तैद रहती हैं। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि धारा 370 हटने की कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आने के बाद पाकिस्तान कश्मीर घाटी में हिंसा भड़काने को लेकर काफी समय से बेकरार है। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, हम भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौजूद हैं और ये स्पेशल एक्सक्लूसिव ब्रॉडकास्ट आप न्यूज़ 18 पर देख सकते हैं। जैसे कि हम एक बहुत ही मुश्किल टेरेन से गुजर रहे हैं अभी, और इंडिया पाकिस्तान की ये सीमा पर पिछले 6 महीने में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, जहां पर पाकिस्तान के ड्रोन हों या टनलें हों, उनको पूरी तरीके से जो है एक्सपोज किया गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा।
और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है मजबूती से तैनात है इन सारे बॉर्डर आउटपोस्ट पे और कोशिश कर रही है कि भारत को पूरी तरीके से सिक्योर किया जाए। हालांकि पाकिस्तान के मंसूबे बरकरार हैं, चाहे वो लश्कर तौयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो या हिजबुल मुजाहिदीन, जो टनलों के रास्ते से और ड्रोन से उनको वेपन प्रोवाइड कर रहे हैं और OGW का सपोर्ट पैदा कर रहे हैं। पर अनुच्छेद 370 के हटने के बाद बहुत ऐसी कामयाबी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और सीमा सुरक्षा बल को इस एरिया में भी मिली है। हम आ पहुँचे हैं जम्मू कश्मीर के सांबा में और आप देख सकते हैं ये वो एरिया है जहाँ पर सबसे लेटेस्ट एक टनल BSF ने एक्सपोज की है। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजीव आपको दिखा रहे हैं कैसे जो ये टनल है बनाई गई पाकिस्तान द्वारा और आतंकवादियों को घुसपैठ के लिए ये टनल इस्तेमाल होती थी। आप देख सकते हैं 13 जनवरी पूरे एक महीने पहले ये टनल एक्सपोज हुई। यहाँ पर एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 18 की टीम यहाँ पर आ पहुँची है। ये बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान की सीमा पर है, सांबा सेक्टर जम्मू कश्मीर में, और दिखाता है, इंडिकेट करता है कि कैसे पाकिस्तानी स्टेट हो, आर्मी हो या रेंजर्स हो, वो अपना कॉन्स्पिरेसी और जो षड्यंत्र है वो पूरी तरीके से अब बदल रहे हैं। जो तारों के द्वारा एक घुसपैठ होती थी उसमें अब बदलाव देखा गया है और इन टनलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले इंटेलिजेंस ने कई सालों से इंडिकेट किया था कि जो यहाँ पर नाले हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में वहाँ से घुसपैठ हो रही है, लेकिन अब जो स्टडीज़ हो रही हैं और जो इंटेलिजेंस गैदर हुई है वो बता रही है कि ऐसे टनल इस्तेमाल हो रहे हैं। पिछले 6 महीने में करीब 4 से 5 ऐसे टनल का एक्सपोजे हुआ है इस एरिया में और इंडिकेशन ये है कि पाकिस्तान और भी ऐसे टनल पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर पर बना रहा है, क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद पाकिस्तान में बहुत डेस्परेशन है कि आतंकवादी, चाहे वो जैश ए मोहम्मद के हों या लश्कर तौयबा के, उनको जम्मू कश्मीर में कैसे भेजा जाए आतंकवादी हमलों के लिए। लेकिन BSF मुस्तैदी से इन षड्यंत्रों का मुकाबला इस एरिया में कर रहा है। LOC पर भारतीय सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद है। BSF के IG NS जमवाल ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि 6 महीने में सांबा कठुआ बॉर्डर पर 4 टनल का पता लगा है, जिससे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की ओर से सरकार आतंकियों की मदद कर रही है, क्योंकि बिना सरकार की मदद के कोई भी व्यक्ति LOC पर सुरंग नहीं खोद सकता। कोई भी आदमी जीरो लाइन के नज़दीक आके टनल नहीं खोद सकता है। कुछ एक इलाके ऐसे रखे हुए हैं पाकिस्तान की साइड में जो डेलिबरेटली टनल्स खोदने के लिए ही रखे हुए हैं, और कोई भी टनल जो है वो कम से कम 1-2 महीने उसको लगते हैं। तो इतने लोग जीरो लाइन के आसपास में आके टनल खोद रहे हैं, इसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और उनके इस्टेब्लिशमेंट का पूरा हाथ दर्शाता है। टनल की अगर आप बनावट को देखते हैं, उसमें जो इंजीनियरिंग एफर्ट लगी हुई है वो एक प्रॉपर ट्रेंड इंजीनियरिंग एफर्ट दिखाती है। तो इससे भी लगता है कि पूरी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसमें इन्वॉल्व है टेररिस्ट को इंडियन साइड में भेजने के लिए। म्यांमार की सेना ने वहां तख्ता पलट करके जनता के साथ जो ज्यादती की, अब उसके खिलाफ दूसरे देशों में भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। थाईलैंड, जापान के साथ अब फिलीपींस में म्यांमार की सेना का विरोध शुरू हो गया और फिलीपींस की राजधानी मनीला में तो लोगों ने अपनी भड़ास निकालने का एकदम अनोखा तरीका अपनाया। वो अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए थाली बर्तन पीटकर, सीटी बजाकर सेना के सत्ता हथियाने पर जमकर बरसे। प्रदर्शनकारियों ने 3 उंगलियां दिखाकर लोकतंत्र का समर्थन भी किया। प्रदर्शनकारियों ने म्यांमार की सत्ता चुनी हुई सरकार को तुरंत लौटाने की मांग उठाई। वहीं जापान की राजधानी टोक्यो में प्रदर्शनकारी बिजली की लड़ियां, LED मोमबत्तियां और दिए लेकर सड़क पर बैठ गए। वहीं कुछ ने मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट जलाकर पूरा इलाका रोशन कर दिया। म्यांमार से ताल्लुक रखने वाले करीब 33,000 लोग जापान में रहते हैं। प्रदर्शन करने वालों में ज्यादातर वही लोग थे। वहीं म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ आंदोलन की शक्ल ले चुका विरोध प्रदर्शन जंगल की आग तरह फैल रहा। अब वहां के बागान शहर में पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों ने सेना के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया और पारंपरिक वेशभूषा में सज धजकर सेना की तानाशाही का विरोध करने निकल पड़े।
बड़े तो बड़े, कुछ बच्चे भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। सेना से कुर्सी खाली करने की मांग उठाते हुए प्रदर्शनकारी प्राचीन बौद्ध स्तूपों और मंदिरों से होते हुए गुजरे। म्यांमार में सेना ने प्रदर्शनकारियों को चुप रहने की धमकी दी है, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि यूनेस्को की जिस हेरिटेज सिटी में लोगों के घर ही पर्यटकों के भरोसे चलते हैं, वहां अपनी कमाई छोड़कर वो सेना के खिलाफ आंदोलन में कूद पड़े। मध्य प्रदेश के बैतूल में कंगना रनौत का विरोध करने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झड़प हो गई। किसानों पर कंगना के लगातार बयान से नाराज कांग्रेस ने राज्य में शूटिंग न करने की धमकी दी थी और कांग्रेस ने कंगना को माफी मांगने के लिए 12 फरवरी तक का वक्त दिया था। लेकिन जब कंगना ने माफी नहीं मांगी तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कंगना के खिलाफ नारेबाजी की और इसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता सारनी में जाकर फिल्म धाकड़ की शूटिंग रोकने के लिए निकल पड़े। जब कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़कर फिल्म के सेट की तरफ बढ़ रहे थे तो वहां पहले से मौजूद पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई। बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने के लिए आमादा कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। इससे भी कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं रुके तो पुलिस ने इन पर पानी की बौछार की। कांग्रेस ने दोबारा चेतावनी देते हुए कंगना को माफी मांगने के लिए 48 घंटे का समय दिया है। 48 घंटे का और समय है। अगर यदि वो माफी नहीं मांगती तो इससे भी उग्र आंदोलन होगा। हालांकि धाकड़ कंगना को कांग्रेस की धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लगातार ट्वीट पर ट्वीट किए जा रही हैं। एक ट्वीट में तो उन्होंने ये तक लिख दिया, मुझे नेतागिरी में कोई इंटरेस्ट नहीं, मगर लगता है कांग्रेस मुझे नेता बनाकर ही छोड़ेगी। उधर मध्य प्रदेश सरकार ने कंगना को देशभक्त बताते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। छोटे भैया नेता भूल रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है। हम पूरी तरह से कंगना रनौत जी को सुरक्षा भी देंगे। कांग्रेस की धमकियों के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने कंगना की सुरक्षा बढ़ा दी है। कृषि सुधार कानूनों पर चल रहे घमासान के बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के नए अध्यक्ष नाना पटोले पद संभालने के लिए ट्रैक्टर पर सवार होकर कांग्रेस दफ्तर पहुंचे। कांग्रेस ने किसानों के बीच अच्छी पकड़ रखने वाले नाना पटोले को कई सीनियर नेताओं पर तरजीह देते हुए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर चुना, जिसके बाद वो अपने साथी पदाधिकारियों के साथ ट्रैक्टर चलाते हुए कांग्रेस दफ्तर पहुंचे। इस दौरान ट्रैक्टर की ट्रॉली पर उनके साथी कार्यकर्ता भी मौजूद थे। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और उनके साथ साथ उनकी पूरी टीम ट्रैक्टर पर सवार होकर के अपने कार्यभार ग्रहण करने के लिए जा रही है। ट्रैक्टर से पहले वो बैलगाड़ी पर भी सवार हुए। कुछ दूर तक बैलगाड़ी चलाने के बाद वो फूलों से सजे एक ट्रैक्टर पर सवार हो गए और पार्टी दफ्तर की तरफ बढ़ने लगे। इस दौरान पटोले ने किसानों से के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। महाराष्ट्र के पूरे किसान दिल्ली में चल रहे आंदोलन का समर्थन करते हैं। इसी तरह ट्रैक्टर चलाते हुए वो अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस दफ्तर पहुंचे, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाला। सीरिया के अलबाब से कुएं के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। 4 साल की एक बच्ची खेलते खेलते घर के पास एक सूखे कुएं में गिर गई थी, जिसकी खबर मिलते ही राहत बचाव दल मौके पर पहुंच गया और उनमें से एक बचाव कर्मी रस्सियों के सहारे गहरे कुएं में उतर गया। इसके बाद वो कुएं के निचले इलाके की ओर बढ़ने लगा। कुछ देर में वो कुएं के अंधेरे को चीरता हुआ बच्ची तक पहुंच गया। जैसे ही बचाव कर्मी के हेलमेट में लगी टॉर्च बच्ची के चेहरे पर पड़ी तो वो रोने लगी। बचाव कर्मी ने बच्ची को अपने आगोश में ले लिया और उसे प्यार से पुचकारा और उसे शांत कराने की कोशिश की, पर वो लगातार रोए जा रही थी। इस बीच बच्ची उसे अपने हाथ में लगी चोट दिखाने लगी। बच्ची को जल्द से जल्द इस कुएं से बाहर निकालने के लिए बचाव कर्मी ने अपने साथियों को आवाज दी। आवाज सुनकर कुएं के बाहर खड़े बचाव कर्मियों ने उस रस्सी को खींचना शुरू किया, जिसके सहारे राहत दल का एक सदस्य अंदर गया था। बच्ची को सही सलामत देखकर वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। कुएं से निकलते ही बच्ची का वहां मौजूद एम्बुलेंस में मेडिकल चेकअप भी किया गया। 4 साल की वो मासूम अब पूरी तरह से सही सलामत है। अमेरिका के टेक्सास से सांसें थाम कर रख देने वाली तस्वीरें सामने आईं, जहां एक भीषण सड़क हादसे में 100 से ज्यादा गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई, जिनमें 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया गया कि यह भयानक हादसा बर्फीले तूफान और बारिश से सड़क पर बनी फिसलन की वजह से हुआ और जो वीडियो सामने आया वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। वीडियो में एक ट्रक हाईवे पर हादसे का शिकार हुई गाड़ियों से भिड़ता दिखा। उसके बाद दूसरा ट्रक कई गाड़ियों को उड़ाता नजर आया
और फिर उनके पीछे कई कारें एक के बाद एक टकराती चली गईं। हादसे के बाद की जो तस्वीरें सामने आई उनमें तो गाड़ियों का कचूमर निकला दिखाई दिया। वो सभी एक के ऊपर एक चढ़ी नजर आई, जबकि एक तस्वीर में तो एक कार के ऊपर कई कारें चढ़ी दिखी। For the first responders here, walking is treacherous. इन गाड़ियों की हालत देखकर ऐसा लगा मानो किसी ने उन पर बुलडोजर चलाया हो, जबकि कुछ के तो परखचे ही उड़े नजर आए। इस हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए गए। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर एक पुलिसकर्मी पर आंदोलनकारियों ने हमला कर दिया। नागलोई थाने का ये हेड कांस्टेबल गुमशुदा प्रदर्शनकारियों के पोस्टर लगाने गया था, तभी वहां मौजूद लोगों ने उसकी पिटाई कर दी, जिसके बाद इलाज के लिए कांस्टेबल को अस्पताल ले जाना पड़ा और इस मामले में पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर दिया है। दिल्ली पुलिस पर हमला किया गया, आंदोलनकारियों ने यह हमला किया। आपको बता दें कि ये हेड कांस्टेबल नागलोई थाने का है, जो गुमशुदा प्रदर्शनकारियों के वहां पोस्टर लगाने गया था, लेकिन इसी दौरान वहां मौजूद लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। टिकरी बॉर्डर की यह घटना है, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने हेड कांस्टेबल की पिटाई की, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। असम में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया। News18.com की रिपोर्ट है कि असम में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 5 रुपए सस्ती कर दी। यही नहीं, शराब पर लगने वाला टैक्स भी 25% घटा दिया गया। राज्य के वित्त मंत्री ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए इस कटौती का ऐलान किया। इसके साथ ही सरकार की ओर से दलील दी गई कि कोरोना की वजह से लागू सेस को हटाने के बाद दाम कम किए गए और नई दरें आधी रात से लागू भी हो जाएंगी। मार्च-अप्रैल के दौरान असम में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। कल रात मुंबई के खार इलाके में पार्किंग में खड़ी पिकअप वैन में आग लग गई। आग रात करीब 11:15 बजे लगी। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों के मुताबिक आग पर कुछ ही मिनटों में काबू पा लिया गया। चूंकि वैन पार्किंग में खड़ी थी तो किसी के भी घायल होने की कोई खबर नहीं है। पुलिस वैन में आग लगने का पता लगा रही है। पश्चिम बंगाल में कोरोना नियमों के तहत 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को दोबारा खोल दिया गया। कोरोना के खतरे को देखते हुए इन स्कूलों को पिछले साल मार्च में बंद कर दिया गया था, लेकिन जब कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई तो राज्य में 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए पढ़ाई फिर शुरू कर दी गई। सरकार के इस फैसले से स्कूल एक बार फिर गुलजार हो गए। राजधानी कोलकाता से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में कई छात्र वहां के एक स्कूल के बाहर खड़े नजर आए। इस दौरान वो कोरोना नियमों का पालन करते दिखे। कुछ बच्चों को उनके घर वाले स्कूल छोड़ने पहुंच गए। क्लास के अंदर सभी बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के तहत एक दूसरे से दूर बैठाया गया। लगभग 1 साल के बाद कोलकाता में स्कूल खुले हैं। टेबल पर आप देख सकते हैं, सभी के टेबल पर सैनिटाइजर है, मास्क है। कोरोना से बचने के लिए क्लास में सभी बच्चे मास्क पहनना नहीं भूले। करीब साल भर बाद स्कूल खुलने और अपने दोस्तों से मिलने की खुशी सभी बच्चों के चेहरे पर साफ नजर आई। ये अच्छा लग रहा है, इतने दिनों से वेट कर रहे थे कि कब स्कूल खुलेगा। कुछ ऐसी ही तस्वीरें सिलीगुड़ी से भी सामने आई। वहां के एक स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए पूरे इंतजाम किए गए। चीन मसले पर रक्षा मंत्रालय ने राहुल गांधी के आरोपों को गलत बताया। राहुल ने आरोप लगाए थे कि चीन ने लद्दाख में भारत की जमीन हड़प ली है, जिस पर रक्षा मंत्रालय ने जवाब देते हुए कहा कि LAC फिंगर 8 तक है, ना कि फिंगर 4 तक। भारत के जवान फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करते हैं। फिंगर 3 पर भारत की अस्थायी पोस्ट है, जबकि फिंगर 8 के पार चीन की अस्थायी पोस्ट है। भारत ने अपनी जमीन का जरा सा भी हिस्सा नहीं खोया है। उधर विदेश मंत्रालय ने बताया कि चीन की सेना के अपनी जगह पर जाने के बाद ही 10वें दौर की बातचीत होगी। I think they have been very clearly spelt out in RM statement, which is self-explanatory. 10th round of senior commanders meeting within 48 hours after complete disengagement in the Pangong Lake area to address the remaining issues. दिल्ली NCR में आज घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली का प्रगति मैदान हो या फिर अक्षरधाम, यहाँ मयूर विहार, सभी जगह एक जैसे हालात दिखे। धुंध की वजह से दिल्ली कई इलाकों में विजिबिलिटी बहुत कम हो गई। नौबत यह आ गई कि प्रगति मैदान में मुश्किल से कुछ नजर आया। ऐसा लग रहा था मानो बादल सड़क पर आ गए हों। दिल्ली NCR में धुंध की चादर फैली है। लो विजिबिलिटी की वजह से घरों से निकलने वाले लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। दिल्ली NCR की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज घना कोहरा छाया हुआ है और इसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है और प्रगति मैदान में सब कुछ सफेद नजर आया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मानो
बादल सड़क पर आ गए हों। दिल्ली एनसीआर में धुंध की चादर फैली हुई है और लो विजिबिलिटी की वजह से घरों से निकलने वाले लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। प्रगति मैदान और गाजीपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं। तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगाइए कि अचानक से आज जो चारों तरफ धुंध ही धुंध नजर आ रही है और इस कोहरे की वजह से जो लोग बाहर निकल रहे हैं घरों से, उनको परेशानी हो रही है बिकॉज जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम है। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धुंध चारों तरफ फैली हुई है। दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चारों तरफ धुंध की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है और जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं उनको काफ़ी परेशानी आ रही है। तस्वीरें हम आपको अक्षरधाम की दिखा रहे हैं, लेकिन तस्वीर देखकर अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि जगह कौन सी है, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ धुंध की चादर ही नज़र आ रही है। विजिबिलिटी देखिए बेहद ही कम नज़र आ रही है यहाँ पर और जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनको काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ रही है। कोहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। गाड़ी चला के लेके आया हूँ, अभी सवारी उधर से लेके आया था तो दिखाई नहीं दे रहा था। गाड़ी बिल्कुल लगने से बच रही थी, मतलब एक्सीडेंट होने से बच रही थी बेर तो इसलिए दिक्कत बहुत ज़्यादा है। सावधानी से चलाने पड़ेगी। ठंड कुछ ज़्यादा ही है, कल तो बहुत नॉर्मल था। मैं भी आज डबल कपड़े पहन के आया हूँ। मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने शहर को साफ रखने के लिए हाईटेक तरीका खोज निकाला। न्यूज़ 18 की श्रेया दुबे की रिपोर्ट है कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था की निगरानी के लिए जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरों को एक सॉफ्टवेयर से जोड़ने की तैयारी है, जिससे पहले कचरा फैलाने वाले शख्स की तस्वीर कैमरे में कैद होगी और फिर उस सॉफ्टवेयर की मदद से उस आदमी की तस्वीर बीएमसी के दफ्तर में बैठे कर्मचारियों तक पहुंच जाएगी, जिसके बाद उस इलाके में मौजूद बीएमसी के कर्मचारी को वहां भेजकर कचरा फैलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसे ये समझाने की कोशिश की जाएगी कि वो कचरे को सड़क पर फैलाने के बजाय सीधे डिब्बे में डालें। बताया जा रहा है कि इसके बाद भी जो लोग कचरा फैलाते मिलेंगे उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। रिजल्ट मिलता जाएगा और उनकी आदतें हैं वो बदलती जाएगी। नीतीश कुमार के रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर के मकान पर बुलडोजर चला दिया गया। बिहार के बक्सर में प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई। बताया गया कि सड़क चौड़ी करने के लिए मकान की दीवार को गिराया गया। ये प्रशांत किशोर का पुश्तैनी मकान है, जहां वो अब नहीं रहते। प्रशांत किशोर आजकल ममता बनर्जी के मुख्य रणनीतिकार हैं। प्रशांत किशोर के घर पर यह बुलडोजर चलाया गया है और आपको बता दें ये प्रशांत किशोर का पुश्तैनी मकान है बिहार के बक्सर में और सड़क चौड़ी की वजह से ये कार्रवाई की गई है और मकान की दीवार को गिराया गया है। प्रशांत किशोर का ये पुश्तैनी मकान है जो आजकल ममता बनर्जी के मुख्य रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर।